नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो थोड़ी अब्रप्टली बंद हुई। एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों कि F10 की बटन दब गई। मैं F9 दबा रहा था पेन चेंज करने के लिए, वो F10 की बटन दब गई और वीडियो बंद हो गई। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 कैंडिडेट्स खड़े थे इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और मान लीजिए इन 5 में से एक कैंडिडेट को केवल 10% ऑफ द वोट्स मिले। अभी एक कैंडिडेट को केवल 10% ऑफ द वोट मिले और बाकी जितनों को वोट मिले हैं, एक को 30%, एक को 15%, एक को 25%, एक को 20%, एक को 10%। तो ऑब्वियसली बात है 10% वाला रेस से बाहर हो गया, तो 10% वाले को निकाल दिया जाएगा रेस से। अभी जितने भी एमएलए ने, जितने भी एमपीओ ने वोटिंग डाली है, उनमें से कुछ लोगों ने इस 10% वाले को वोट फर्स्ट चॉइस पे दिया होगा। तो ऑब्वियसली बात है अब ये 10% वाला तो रेस से बाहर निकल गया। तो जिन्होंने जिन्होंने भी फर्स्ट चॉइस में इस 10% वाले को दिया है, उनके सेकंड वोट्स की काउंटिंग होगी, उनकी सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा। और इस तरीके से सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस को काउंट करते हुए इन 5 कैंडिडेट्स में 4 कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट लेके आएगा, जो कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस ओवरऑल 1, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स पोल्ड इधर लिखा है ना आपको, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइड बाय 1+1 प्लस 1। तो यहाँ पे जो 50% के ऊपर चला गया वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो भैया एक को निकाला, दूसरे को रखा, तीसरे को निकाला, तो मतलब जितने भी वोटिंग पैटर्न है, जैसे कि देखिए जितने भी ज्यादा लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हैं, उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता जाएगा। और कॉम्प्लेक्स होगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग वोटों की गिनती कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कोई डाउट निकल के आता है, कोई डिस्प्यूट निकल के आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रेसिडेंट के वोटिंग पैटर्न में, उनके इलेक्शन में अगर कोई डाउट है, कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने की फाइनल ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा उसके डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, हम मान लीजिए प्रेसिडेंट को चुनाव हुआ। प्रेसिडेंट का चुनाव इस बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मान लीजिए राजस्थान की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है ना, और वो डिसॉल्व हो गई। अभी जब राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, या देश का कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, या मान लीजिए कि लोकसभा में कुछ सीटें खाली हैं, राज्यसभा में कुछ सीटें खाली हैं, और इन सीटों को खाली होने के बाद भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, तो बाद में जब ये सीटें भर जाएंगी ना, तो सीट पे आने वाले लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो थे नहीं, ठीक है ना, आपने खाली सीटों पे कैसे इलेक्शन करा लिया। ठीक है ना, पहले तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए ना। तो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज की कुछ सीटें खाली हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हो, वो खाली है, तो इससे प्रेसिडेंट के फाइनल इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, इस बेसिस पे प्रेसिडेंट के चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों कि मान लीजिए कोई एक पर्सन प्रेसिडेंट बना, अभी उसके प्रेसिडेंट बनने पे डिस्प्यूट है और कुछ लोग बोलने लगे कि ये गलत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को सुनने की ताकत किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, देखेगी कि भाई कितना वैलिड आर्ग्यूमेंट्स है। उन वैलिड आर्गुमेंट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि भैया ये जो चुनाव है ये सही है या गलत है। अभी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक प्रेसिडेंट का चुनाव गलत है, ये आदमी अब प्रेसिडेंट नहीं है, इसको हटा दो। तो ऑब्वियसली बात है, पहले एक आदमी प्रेसिडेंट चुना गया, वो कुछ दिन तक प्रेसिडेंट रहा, डिस्प्यूट आया, उस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ने हेयर किया और फिर प्रेसिडेंट को हटा दिया। तो कुछ समय के लिए तो बीच में वो आदमी प्रेसिडेंट रहा ना। अभी उस समय के दौरान उस प्रेसिडेंट ने कुछ डिसीजंस लिए होंगे, कुछ डिक्लेरेशंस पे साइन किए होंगे, कुछ किया होगा, ठीक है ना। तो वो जो काम प्रेसिडेंट ने इस दौरान किए उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, वो फोर्स में रहेंगे, क्योंकि उस दौरान वो बंदा प्रेसिडेंट रहा था। तो मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया 10 सितंबर को, और फिर उसके प्रेसिडेंट होने पे डिस्प्यूट आया, और 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई ये आदमी का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है ये गलत है। तो 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक वो प्रेसिडेंट जब अपनी सीट पे बैठ के कुछ भी काम करेगा, किसी भी एक्ट पे साइन करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो जो भी काम करेगा इस टाइम पीरियड में एज अ प्रेसिडेंट वो इनवैलिडेट नहीं होगा। तो अगर उसको प्रेसिडेंशियल पोस्ट से हटा दिया गया है, तो भी जितने समय वो प्रेसिडेंट रहा उतने समय उसके द्वारा किए गए जो भी काम है वो मान्य होंगे। ठीक है भाई,
अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव करने का जो तरीका है ना, दिस इज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक। अभी ये चीज पे ध्यान देना देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने क्या बोला कि देखिए प्रेसिडेंट इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और आप प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट सिस्टम से इलेक्ट कर रहे हो। अरे ये कौन सी बात रही भाई, डायरेक्ट इलेक्शन लेके आइए प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि देखिए प्रेसिडेंट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन ही सही है, डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल ताकत है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं और ये उस पार्टी के होते हैं जिसको मेजोरिटी मिली है उस वोटिंग पैटर्न में। अभी इस पार्टी के लोग नियम कानून बनाएंगे। अब आप देखो, एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, ओके, तो ये लोग नियम कानून बना रहे हैं। अभी इनके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पे अप्रूवल देना है प्रेसिडेंट को। अभी यहाँ पे आप अगर एक ऐसा प्रेसिडेंट ले आते हो जिसको डायरेक्टली लोग चुनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के बीच में और उस प्रेसिडेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती नजर आएगी। प्रेसिडेंट बोलेगा मुझे भी लोगों ने डायरेक्ट चुना है तो लोग मुझे मानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे लोगों ने हमें चुना है तो लोग हमें मानते हैं। तो भैया यहाँ पे एक पावर टसल हो जाएगा और वो पावर टसल हमारे देश की लीडरशिप के लिए सही नहीं है। तो अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली चुन रहे हो तो उनको ही नियम कानून बनाने की ताकत दो। फिर प्रेसिडेंट को आप एक नॉमिनल अथॉरिटी रखो कि जो भी नियम कानून काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, लेजिस्लेचर से पास करवा के आएंगे, उस पर साइन करेगा प्रेसिडेंट। हालांकि एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास कोई ताकत नहीं है, प्रेसिडेंट तब भी ताकतवर है। प्रेसिडेंट तब, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल नियम कानून आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पास होकर प्रेसिडेंट के पास, तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अप्रूवल देना हो। प्रेसिडेंट के पास बहुत से तरीके हैं उस चीज को रोकने के। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में हम वो चीजें देखेंगे। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन को एक बार के लिए कंसीडर करते भी हो बाकी सब चीजों को साइड रख के, तो उसमें एक प्रॉब्लम है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एक वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज है। इसमें बहुत समय लगने वाला है, इसमें बहुत पैसा खर्चा होने वाला है, और ऑलरेडी जनरल इलेक्शंस में आप समय पे देखते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना पैसा चलता है, ठीक है ना, कितना समय लगता है। ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी ही इलेक्शन में इन्वॉल्व कर दी जाती है। तो अब यही चीज आप प्रेसिडेंट के लिए करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट को हमें एक सिंबॉलिक हेड बनाना है। जो भी पार्लियामेंट नियम कानून पास कर रही है वो अप्रूवल देगा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को इतना ताकतवर बनाना सही नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बोला कि भैया देखिए प्रेसिडेंट का ये जो चुनाव है ना, इस चुनाव में केवल लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को वोट डालना चाहिए, आप सबको वोट डालने की अनुमति मत दो। तो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, जब भी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग पड़ती है, लोकसभा की बात मान ली फिलहाल के लिए, तो लोकसभा में भैया एक समय पे एक पार्टी चुन के आती है, ठीक है ना। जैसे कि अभी के लिए बीजेपी पार्टी डोमिनेंट है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट थी। तो जब एक पार्टी पार्लियामेंट में डोमिनेंट होगी तो वो पूरे देश के सारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के एमपी के अलावा, हालांकि राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बट फिर भी यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने बोला कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हम यहां पे वोट डालने का मौका देंगे, ताकि प्रेसिडेंट को ये याद रहे कि उनको सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने नहीं चुना है, उनको देश के जितने भी स्टेट्स हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स ने चुना है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव केवल यूनियन के नहीं है, वो स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल यूनियन की तरफ नहीं है, स्टेट्स की तरफ ही है। तो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहेगा कि हाँ भाई मैं सबके लिए काम कर रहा हूं। दूसरी बात, स्टेट्स को भी ये लगेगा कि हाँ भाई हमारा भी कोई रोल है। अभी प्रेसिडेंट का चुनाव केवल पार्लियामेंट कर देगी तो स्टेट गवर्नमेंट का तो रोल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब याद करिए, पिछली वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि जो प्रेसिडेंट है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। आप समझ पा रहे हो ना कि प्रेसिडेंट क्यों सिंबल है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। क्योंकि उसको केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं चुन रहे हैं, प्रेसिडेंट को हमारे देश के राज्य की सरकारें में चुन रही हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे सेंटर का रोल है, उतना ही इंपॉर्टेंट राज्य की सरकारों का भी रोल है। इसलिए प्रेसिडेंट की पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर
इनको क्यों क्रिटिसाइज किया गया, मतलब ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर है इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि प्रेसिडेंट को चुना जाता है बाय मींस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के नाम पे क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ध्यान से देखिए। अब आते हैं दोस्तों 77वें पार्ट पे। देखिए दोस्तों ये 77वें वीडियो है, अब तक जो मैंने बताया वो पिछली वीडियो में कवर करना था, पर जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि वो F10 का बटन दब गया और वीडियो बंद हो गई। तो अभी के लिए हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे कि भैया क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ओथ फॉर एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, कौन कौन से इलेक्शंस का चुनाव हुआ 1952 से लेकर 2017 तक, और कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, ये सब चीजें भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आई होप दोस्तों अब तक आपने वीडियो पर लाइक का बटन तो जरूर दबा दिया होगा, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूं, अगर नहीं दबाया है तो बिल्कुल दबा दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल में मेंबर भी बन सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एक पर्सन को प्रेसिडेंट बनना है तो अभी इलेक्शन एज प्रेसिडेंट के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले तो वो उस देश का नागरिक होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ये दूसरा क्राइटेरिया। तो पहला और दूसरा क्राइटेरिया तो देखिए ऐसा है जो सबको याद रहेगा। तीसरा, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट बनना है तो दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द पर्सन ऑफ द लोकसभा, मतलब शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। चौथा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। अभी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला तो एक अलग ही सीन है दोस्तों। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये डिसाइड करना एक यूनियन गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को इसलिए इंक्लूड किया गया है कि ये वो पोजीशंस होती हैं जो कि बहुत की होती हैं, और जो लोग इन की पोजीशंस पे होते हैं उनको इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पोस्ट पे नहीं अपॉइंट करना चाहिए। तो उस हिसाब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को लेके आया गया है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है इसका, तो जब इस पे पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मैं साइड कर रहा हूं, ठीक है। एक और बात, एक सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्टर, इनको दे विल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। यानी कि अगर कोई स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर है तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है और वो फिर से प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है तो वो खड़ा हो सकता है। अगर वो यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर है तो मान लीजिए आज की डेट में राजनाथ सिंह जी हमारे होम मिनिस्टर है, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर है। कल की डेट में राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि मैं प्रेसिडेंट की सीट के लिए लड़ रहा हूं, तो वो डिफेंस मिनिस्टर है, तो डिफेंस मिनिस्टर विल नॉट बी एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो डिफेंस मिनिस्टर होने के बावजूद भी प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पे ये हो गई। अब देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो शुरुआत होगी, यानी कि एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के लिए रन करना है तो उस कैंडिडेट को कुछ लोगों का नॉमिनेशन चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ रहा है तो कुछ लोग उसको नॉमिनेट करें, जिनको बोला जाएगा स्पॉन्सर, होता है ना, सॉरी प्रपोजर। स्पॉन्सर्स भी कह सकते हो, प्रपोजर भी कह सकते हो। प्रपोजर मतलब कि आपकी प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट के लिए कुछ लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं। तो भैया 50 लोग, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 50 इलेक्टर्स, यानी ऐसे 50 लोग जो आपके इलेक्शन में वोट डालेंगे। और खास बात देखिए दोस्तों, जिस पर्सन को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ना है 50 लोग उसके प्रपोजर होने चाहिए, यानी 50 लोग जो कि उसकी वोटिंग में इलेक्शन डालने वाले हैं वो उसके प्रपोजर होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से भी उसके इलेक्शन में वोट डालने हैं तो वो भी उसके नाम को प्रपोज कर सकते हैं। और साथ साथ लोग 50 लोग सेकेंडर होने चाहिए। तो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स दो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं लक्ष्मीकांत में, आपने इन दोनों नामों को देख रखा होगा। मतलब 50 लोग प्रपोज करेंगे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये बंदा प्रेसिडेंट बने, और 50 लोगों को प्रपोज करने के बाद 50 और लोग निकल के आने चाहिए जो सेकेंड करें, यानी कि
जो प्रपोजर्स थे उनके क्लेम को रीइटरेट करें और 50 लोग कि हाँ भाई हम भी तैयार हैं कि ये पर्सन प्रेसिडेंट बने। तो पहले 50 लोग नाम को प्रपोज कर रहे हैं और उसके बाद 50 और लोग उसी नाम को फिर से रीप्रपोज कर रहे हैं, मतलब सेकेंड कर रहे हैं। तो प्रपोजर सेकेंडर्स, प्रपोजर्स जो इनिशियली नाम को आगे पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं और सेकेंडर्स जो उसको पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। अब आप देखोगे कि जब एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ता है तो उससे बोला जाता है कि आप 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आपको टोटल वोट्स पोल में 16 वोट्स ना मिले तो आपको ये 15,000 रुपए वापस नहीं किए जाएंगे। समझ गए आप दोस्तों? आप देखोगे 1997 से पहले, 1997 से पहले नंबर ऑफ प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कितने चाहिए थे? 10। तो प्रपोजर्स 10 चाहिए थे, सेकेंडर्स 10 चाहिए थे, प्लस उस समय में सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या था? 2,500। तो हर आदमी कह रहा था कि मैं प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट। 1997 में क्या बोला गया कि नहीं भाई, 2,500 की बजाय 15,000 और 10-10 की बजाय 50-50। अभी 2,500 से 15,000 में क्या ही फर्क आएगा? आज की डेट में 15,000 रुपए कितने ही होते हैं। मेन चीज है 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स, यानी टोटल 100 लोगों का सीधे सीधे सपोर्ट चाहिए। 100 लोगों को रिटर्न साइन करके देखना है कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये बंदा प्रेसिडेंट बन जाए। फिर आप देखोगे अगर आप ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट देखते हो तो अपने ऑफिस में घुसने से पहले प्रेसिडेंट एक ओथ लेगा जिसको बोलते हैं ओथ और अफर्मेशन, जिसमें प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट माई ऑफिस। दूसरा, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। फिर वो बोलेगा टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को एडमिनिस्टर कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को एडमिनिस्टर करता है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो अवेलेबल है वो प्रेसिडेंट को उसकी ओथ दिलाएगा। अब देखते हैं कि भैया प्रेसिडेंट कौन कौन बना है 1952 से। 1952 में पहली बार बने राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरी बार भी बने राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरी बार बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1962 में, 1967 में बने जाकिर हुसैन साहब, 1969 में बने वीवी गिरी साहब, 1974 में बने फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का नाम सबको पता है क्योंकि इनके दौरान ही इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस समय पे फखरुद्दीन अली अहमद की बहुत निंदा हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद को बोला गया कि अगर आपसे इंदिरा गांधी जी ने बोली थी इमरजेंसी लगाने को तो आपको मना करना चाहिए था, भाई क्यों लगा दी आपने इमरजेंसी? तो कहीं ना कहीं फखरुद्दीन अली अहमद साहब को यहाँ पे थोड़ा इनएफिशिएंट या फिर आप बोल लीजिए कमजोर माना गया इंदिरा गांधी जी के सामने। अब इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी कि उनके सामने तो बड़े बड़े कमजोर थे। फिर भैया 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी ये प्रेसिडेंट बने। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट बने। 1987 में आर वेंकटरमन जी प्रेसिडेंट बने। 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट बने। 1997 में डॉक्टर के आर नारायण जी प्रेसिडेंट बने। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट बने। 2007 में मिस प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट बनी। 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बने, इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस के मेंबर थे। एक समय पे प्रणब मुखर्जी साहब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठने वाले थे जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, बट डायनेस्टी पॉलिटिक्स के चलते राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और 2017 में रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ये जो आखिरी वाला टॉपिक है ना, इसकी बात करते हैं। जब बात आती कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस की, देखिए सबसे पहली बात, अगर आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होना है, ठीक है, तो अगर आप प्रेसिडेंट बन चुके हो तो अगर आप पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर है या फिर होम मिनिस्टर है तो उसकी पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, तो जिस दिन से वो प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, उस दिन से जो उसकी ओरिजिनल सीट थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो चली जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट बनेगा उस दिन वो एमपी एमएलए नहीं रहेगा। दूसरी बात, उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर बिना रेंट के आप जो आलीशान राष्ट्रपति भवन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल रेजिडेंट है, जिसको रेजिडेंस है, जिसको आप बोलते हो राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन को प्रेसिडेंट रहते हैं भाई वहां पे।
पार्लियामेंट समय समय पे प्रेसिडेंट की इमोल्यूमेंट्स, प्रेसिडेंट की अलाउंसेस, प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस को डिसाइड करता है, वो सारे इनको दिए जाएंगे। और जो भी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस प्रेसिडेंट को डिसाइड किए गए हैं, उनके ड्यूरेशन के दौरान, उनके टेन्योर के दौरान उन अलाउंसेस, उन एमोल्यूमेंट्स को कम नहीं किया जाएगा। देखिए, प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो क्या बोलती है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अभी आप संविधान को डिफेंड कर रहे हो, और अगर ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव आ जाता है जो कि बोलता है कि नहीं भाई आप संविधान के अगेंस्ट कुछ करो, तो प्रेसिडेंट को वहां पे स्ट्रांग होकर खड़े होना के बोलना है कि भैया नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करूंगा। तो इसके लिए प्रेसिडेंट को कुछ एश्योरेंसेस देनी पड़ेगी। तो ये एक एश्योरेंस है कि आपके जो भी इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस हैं वो बने रहेंगे। 2018 में आप देखोगे जो प्रेसिडेंट की तनख्वाह थी उसको 1.5 लाख रुपए प्रति महीने से बढ़ा के 5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया। अर्लियर 2008 में, अभी 2008 से पहले जो प्रेसिडेंट की पेंशन थी वो थी 3 लाख रुपए सालाना। मतलब प्रेसिडेंट को 3 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती थी इंडिया में, ये था लेवल। बाद में ये बोला गया कि भैया जिस सैलरी पे वो प्रेसिडेंट रिटायर कर रहा है उस सैलरी का 50% उसको पेंशन के तौर पे मिलेगा। ये चीज लाई गई किसके थ्रू, प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट एंड पेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 के थ्रू। तो 2008 से पहले प्रेसिडेंट को सालाना 3 लाख रुपए की पेंशन मिलती थी। 2008 के बाद से प्रेसिडेंट को रिटायर होने के बाद जितनी उसकी सैलरी थी जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा था, उस सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। फिर अगर फैसिलिटीज की बात की जाए तो भैया जब एक इंसान प्रेसिडेंट है तब तो आप फैसिलिटी छोड़ ही दो, है ही फैसिलिटीज। जो लोग प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट की पोस्ट से मतलब रिटायर हो चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट की कैटेगरी में आ चुके हैं, उनको भी भाई रहने के लिए घर मिलेगा, फोन फैसिलिटीज मिलेंगी, कार मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रेवल फैसिलिटी मिलेगी, सेक्रेटेरियल स्टाफ मिलेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस मिलेंगे अप टू 1 लाख रुपीज पर एनम। तो रिटायर्ड प्रेसिडेंट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ जुगाड़ किए गए, 1 लाख रुपए प्रति सालाना के हिसाब से। हालांकि गवर्नमेंट में ये 1 लाख रुपए सालाना काफी कम हो जाता है। ओके, वैसे तो 1 लाख रुपए सालाना आपको लगेगा कि यार बहुत ही कम है, बट फिर भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज के हिसाब से काफी मिल जाता है रिटायर्ड प्रेसिडेंट्स को भी। ठीक है, फिर आप देखोगे कि एक प्रेसिडेंट जो कि डिसीज हो गया है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो फॉर्मर प्रेसिडेंट था, तो एक रिटायर प्रेसिडेंट जब हो जाता है तो उसको जो पेंशन मिलती है वो मिलती है जब वो वर्किंग था उसकी सैलरी के 50%। अभी मान लीजिए एक रिटायर्ड पर्सन खत्म हो गया है, तो उसकी जो वाइफ है ना, जो उसका स्पाउस है, ठीक है ना, अभी वाइफ है तो उसका हस्बैंड, जैसे कि प्रतिभा देवी पाटिल लीजिए उनके हस्बैंड को, और मान लीजिए कोई मेल मेंबर तो उसकी वाइफ को जो उस रिटायर्ड प्रेसिडेंट की पेंशन थी ना, उस पेंशन का 50% मिलेगा। यानी कि प्रेसिडेंट अगर काम कर रहा है और उसकी तनख्वाह है 5 लाख रुपए प्रति महीना, तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। और वो मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस को 2.5 लाख का भी आधा 1,25,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, प्लस उनकी वाइफ को, मतलब जो डिसीज प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ को, उनके स्पाउस को, यहाँ पे स्पाउस लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मेल प्रेसिडेंट है तो वाइफ आ जाएगा, अगर फीमेल प्रेसिडेंट है तो हस्बैंड आ जाएगा। तो स्पाउस को, एक डिजीज प्रेसिडेंट के स्पाउस को कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, फोन फैसिलिटी, फर्निश्ड रेजिडेंट, ट्रेवल फैसिलिटी, सेक्रेटेरियल स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस मिलेंगे अप टू 20,000 रुपए प्रति एनम। फिर भैया प्रेसिडेंट को बहुत सी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज और भी मिलते हैं। प्रेसिडेंट अपने टर्म के दौरान जो भी ऑफिशियल एक्ट पे साइन करता है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, पर्सनल लीगल लाइबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है वो उन एक्ट्स पे साइन करेगा जो मिनिस्टर्स ने पास करा के, जो लेजिस्लेचर ने पास करा के उनको दिए हैं। अभी उन एक्ट पे अगर प्रेसिडेंट साइन कर रहा है तो उसकी लीगल लाइबिलिटी कैसे हुई, वो तो भैया लेजिस्लेचर ने पास करके दिए है ना। तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जिन जिन एक्ट पे प्रेसिडेंट ने साइन किया है, ही इज नॉट लीगली लायबल फॉर दैट। फिर भैया अपने टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान ही इज ऑल्सो इम्यून फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो अगर क्रिमिनली उसने किसी का मर्डर भी कर दिया तो भी कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट मर्डर कर देगा। तो देखिए मान लीजिए अगर ऐसा कभी हो जाता है, हालांकि ऐसा कभी होने वाला है नहीं, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। और जब उस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू कर दोगे। लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक उसके ऊपर किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई जा सकती। ओके, तो उसको ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना इम्प्रिजन किया जा सकता है अगर उसने कोई भी क्रिमिनल क्राइम कर दिया हो। साथ साथ अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स चालू करनी है, सिविल मैटर में मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई फ्रॉड किया है, कोई पैसे का फ्रॉड किया है, कोई स्कैम किया है, तो उस केस में भी
उसके खिलाफ इंक्वायरी 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही चालू की जा सकती है। ठीक है ना। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, अगर कोई सिविल ऑफेंस कर रखा है प्रेसिडेंट ने, तो उस सिविल ऑफेंस के लिए भी पहले प्रेसिडेंट को 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा और उस 2 महीने के नोटिस के बाद ही सिविल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ चालू की जाएंगी। और जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो वैसे ही चालू नहीं हो सकते। अगली वीडियो में हम लोग टर्म इंपीचमेंट और वैकेंसी की बात करेंगे। अभी के लिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको सही लग रहा हो। मैं तेजी से और लक्ष्मीकांत की वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।